सर्वेभ्यो नमः। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार। मैं शीतल भाटी आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने प्यारे परिवार टीचिंग एग्जाम TW के प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं सभी प्यारे साथी? आशा करती हूं सभी स्वस्थ व ज़बरदस्त होंगे। तो जल्दी से सेशन से जुड़ जाइएगा, कमेंट करके अपना सभी नाम बताएंगे कौन कौन आ चुके हैं। और फिर हम अपना शब्दकोश का क्रम, जिस पर हम कल की क्लास में भी चर्चा कर चुके थे और आज उस पर थोड़ा सा डिटेल में हम चर्चा करेंगे। श्वेता शाक्य, कुमारी सीमा, मोहित कुशवाहा, गुड़िया यादव, कलीम, प्रिया तिवारी, आंचल, अमन मिश्रा, नीतू वर्मा, आनंद कुमार, आंचल, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, कल्लू, खुशबू, सुमित, आराधना, रेखा, शशि देवी, कुमार, सुरजीत, अमित सिंह, बहुत शानदार जी, आराधना, वर्षा, निधि तिवारी, विजय, धृति तिवारी, हिमानी, रूबी, आशुतोष, अग्रहरी, आनंद, कृषिका, सिया, चलेगा। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो पहले मैं कल का आपको रिवीजन करा देती हूँ, जो हमने लास्ट आपके पहले तो उच्चारण स्थान करे थे। उच्चारण स्थान के बाद हम आ गए थे विश्व हिंदी कोश के आधार पर वर्णमाला का क्रम, और उसी क्रम को थोड़ा सा आगे बताऊंगी। एक मैंने एक मतलब जो बायोडेटा सा था वो आपके दिमाग में बना दिया कि अंग, अह, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये क्रम आपका होता है वर्णमाला में, है ना। लेकिन आपको ये नहीं पता मैम प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, कहाँ क्या होगा, उस सभी पर चर्चा होगी, ठीक है। तो अब मैं इसको आपको एक नए सिरे से बताऊंगी कि देखो उसके बाद आपका क्या है, अंतस्थ आते हैं, फिर आपके ऊष्म वर्ण आते हैं। तो इन सभी को थोड़ा सा वर्णमाला शब्दकोश क्रम की बात करेंगे हम। दोबारा से लिख देती हूँ, वर्णमाला शब्दकोश क्रम। शब्दकोश किसको कहते हैं? डिक्शनरी को, ठीक है। अगर देखो ये यहाँ से प्रश्न आपका एक ना एक प्रश्न बन जाता है। और प्रश्न कैसे बनता है, जैसे मैं आपको कुछ शब्द दे रही हूँ और आपको बताना है कि इनका क्रम क्या होगा। मैंने एक शब्द दिया कि किसान, ठीक है। एक शब्द मैंने लिखा किसान, अभी लिखना नहीं है, आपको केवल समझना है जो मैं समझाना चाह रही हूँ। एक मैंने लिखा कंगन, ठीक है। एक मैंने लिखा कंचन, और एक मैं लिख देती हूँ कीट, एक मैं लिख देती हूँ क्लांति। तो शब्दकोश में आप जब डिक्शनरी ढूंढो, डिक्शनरी में इनका अर्थ ढूंढते हैं हम शब्दकोश में। जैसे इंग्लिश में हम A to Z अल्फ़ाबेट के आधार पर ढूंढते हैं, तो हिंदी में भी हमें ढूंढने पड़ते हैं वर्ण शब्दों का अर्थ। तो शब्दकोश में अगर इनका अर्थ ढूंढना है तो अब आपसे ये पूछा जाएगा शब्दकोश के में क्रम के आधार पर आप सबसे पहले कौन से शब्द को ढूंढोगे। आपको पहले नंबर पर ये आएगा, ये आएगा, या ये आएगा, कौन सा आएगा, है ना। तो शब्दकोश में ढूंढने के आधार पर अब सबसे पहला शब्द इनमें कौन सा होगा। तो यहां पर सबसे पहला शब्द आपका होगा कंगन, क्योंकि अनुस्वार, सॉरी नहीं, कंगन नहीं, आपका अनुस्वार, जो अनुस्वार है ये सबसे पहला होगा। और अनुस्वार के बाद आपका आता है अनुनासिक, जिसको हम क्या कहते हैं, चंद्रबिंदु कहते हैं। अनुनासिक के बाद अब आप देखेंगे ह्रस्व ई है, ह्रस्व ई के बाद आपका दीर्घ ई, और दीर्घ ई के बाद आपका छोटा यानी कि स्वर रहित व्यंजन आपका आ जाएगा 5वें नंबर पर। तो ये जो अभी थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में आया होगा एक क्षण के लिए कि मैंने बताया पहले अनुस्वार आता है, फिर आपका अनुनासिक आता है, तो थोड़ा बहुत आया होगा, लेकिन पूरा अब क्लास में आ जाएगा। प्रश्न इस तरह से आपके पूछे जाते हैं, आपको शब्द दे दिए और पूछेंगे इनमें क्रम से इनको व्यवस्थित करो, पहले नंबर पर कौन सा है या अंतिम नंबर पर कौन सा आएगा, इस तरह से प्रश्न बनता है, ठीक है। अब इसी को मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूंगी। बस आज की क्लास में आपका ये समाप्त हो जाएगा, ध्यान से थोड़ा सा आपको समझना है, ठीक है। तो शब्दकोश देखने के लिए आपको निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना होगा। जो निर्देश मैं आपको बताऊंगी वो लिखते चलेगा। जब भी आप शब्दकोश देखते हैं तो शब्दकोश में अगर सबसे पहले बात करेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आपका क्या आता है, अनुस्वार आता है। क्या आता है, तो हम कहेंगे सबसे पहले आपका अनुस्वार आता है। अनुस्वार किसको कहते हैं, तो आपका ये जो अंगूर वाला बिंदी होती है इसको हम अनुस्वार कहते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है, तो दूसरे नंबर पर आपका आता है अनुनासिक। अनुनासिक आप किसको कहेंगे, तो अनुनासिक हम कहते हैं चंद्र बिंदु को, है ना। आपकी ये जो चंद्र बिंदु है उसको आप अनुनासिक कहते हैं, आप सभी जानते हैं। तो पहले नंबर पर अनुस्वार आएगा,
अब कुछ समझ नहीं आता सुमन? अच्छा, कैसे समझ नहीं आ रहा है? ठीक है, तो अनुनासिक आपका जो चंद्र बिंदु है उसको कहते हैं। और अनुनासिक के बाद तीसरे नंबर पर हम लिखते हैं विसर्ग को। देखो, हालांकि विसर्ग हिंदी वर्णमाला में बहुत ही कम, रेयरली प्रयोग होता है, संस्कृत में इसका ज्यादातर प्रयोग होता है। अगर बाई चांस विसर्ग है तो उसके बाद आपको क्या करना है? विसर्ग लिखना है। मैम लिखना है, अभी मत लिखना, मैं बस समझा दूं, बाद में आपको पीडीएफ मिल जाएगी तो आप देखकर लिख लेना, है ना। फिलहाल केवल समझने पर फोकस रखना। आप सभी लिखने पर रखोगे तो फिर भूल जाओगे, दिमाग से निकल जाएंगे। चीजें बहुत सरल हैं, बस शुरू में थोड़ी सी कठिन लग सकती है, तो उस कठिनता को बचने के लिए, कठिन लगे आपको, पहले समझने पर फोकस करना है। ठीक है, जब विसर्ग आपके आ गए, अब उसके बाद क्या आएगा? चौथे नंबर पर अब आपके सभी स्वर आ जाएंगे, है ना, जो आपके ऐसे लेकर औ तक के स्वर हैं। ठीक है, अब क्या आएंगे? अब आपके सभी स्वर, और स्वर आपके क्या होते हैं? स्वरों को हम अनुनासिक निरनुनासिक कहते हैं कि नहीं कहते? निरनुनासिक कहते हैं हम सभी स्वरों को, आप जानते हैं, तो निरनुनासिक कहते हैं। निरनुनासिक यानी कि आपके सभी स्वर आते हैं जो 11 के 11 हैं। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो ये आपका सबसे पहला क्रम है। कल की क्लास से कुछ थोड़ी बहुत भूमिका तो आपके दिमाग में अपने आप बनी होगी। ठीक है, तो आप देखेंगे अनुस्वार में, आप मतलब वर्णमाला में, शब्दकोश के क्रम में सबसे पहले आपको किसको, वर्ण को ढूंढना है? जिसके ऊपर भी अनुस्वार लगा होगा वो सबसे पहला वर्ण होगा, यानी कि सबसे पहले शब्द वो होगा क्रम में। उसके बाद जिस पर चंद्र बिंदु है फिर वो होगा। उसके बाद क्या होगा? जिस पर विसर्ग है वो। और जब ये सभी क्रम समाप्त हो जाए तब आपके सभी स्वरों का ये क्रम आरंभ होता है। ठीक है, तब आपके सभी स्वरों का ये क्रम होता है। ठीक है, चलेगा, बहुत शानदार। तो ये अब जब आपने सभी स्वर लिख लिए तो अब क्या आएंगे? अब 5वें नंबर पर आप लिखिएगा आपके सभी व्यंजन आ जाएंगे। अब व्यंजन का क्रम आप जानते ही हैं, आपके व्यंजन का क्रम मैंने कल आपको लिखवाया था। क्या होता है व्यंजन का क्रम? देखो, ये रहा क, क्ष, क, ख, ग, घ, ङ, ये आपका व्यंजन का क्रम है। तो आपके जो व्यंजन है क से लेकर है तक के सारे व्यंजन आ जाएंगे। और इसके बाद क्या आएंगे? आपके अंतस्थ वर्ण आएंगे। क्या आएंगे? इसके बाद आपके अंतस्थ आ जाएंगे, य, र, ल, व। और फिर इसके बाद आपका क्या आएगा? इसके बाद आपका, चाहे इसको थोड़ा सा क्रम से यूं ही लिख लेते हैं, 6ठे नंबर पर फिर आपके आएंगे अंतस्थ, जिनको आप कहते हैं य, र, ल और व। ये अंतस्थ आ जाएंगे। और अंतस्थ के बाद फिर आपका अंतिम क्या आ जाता है? आपके ऊष्म वर्ण आ जाते हैं। ऊष्म वर्ण आते हैं। और ऊष्म वर्ण में आपके क्या आ जाएंगे? श, श के बाद श्र आ जाता है आपका, फिर स, और उसके बाद आपका क्या आता है। ये क्रम है एक ओवरऑल आपका। मैं प्रश्न भी करवाऊंगी किस तरह के प्रश्न आते हैं। मैम आप तो बोले हैं कि कहीं अभी नहीं लिखना है। हाँ, मत लिखो ना, लिखना है लिख लो, नहीं लिखना है नहीं लिखो, वो आपकी इच्छा है, जैसा आपको करना है, लेकिन आपको चीजें समझ में आनी चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। समझा तो मैं रही हूँ, अगर तुमने फिर कहीं मैम समझ में नहीं आई फिर खैर नहीं है। तो एक एक चीज को बस ध्यान से समझो। क्या बताया? सबसे पहले आपका आता है अनुस्वार, अनुस्वार के बाद आता है अनुनासिक, अनुनासिक के बाद आता है विसर्ग, विसर्ग के बाद निरनुनासिक, यानी कि सभी स्वर आपके क्या कहलाते हैं? निरनुनासिक कहलाते हैं। तो इसी क्रम में हम इनको व्यवस्थित करते चलेंगे। अब आप देखिएगा ये वाला क्रम आपको समझ में आ गया हो, तो अब करते हैं आगे चर्चा कि किस तरह से क्रम में आप लिखेंगे इन सभी वर्णों को। जैसे यहां पर ये लिखवा दिया, इसको एक उसमें लिख लेते हैं। पहले आपने क्या लिखना है? पहले आपने लिखना है अनुस्वार, अनुस्वार के बाद आपका क्या आएगा? अनुनासिक आ जाएगा, अनुनासिक। अनुनासिक के बाद वैसे विसर्ग का हम हिंदी में प्रयोग करते नहीं है, आएगा तो लिख लेना, और ना आए तो कोई बात नहीं। विसर्ग देन आपका क्या आ जाएगा? निरनुनासिक, निरनुनासिक। निरनुनासिक का मतलब क्या है? आपके सभी स्वर वर्ण, उसके बाद आपके व्यंजन आ जाएंगे, व्यंजन के बाद आपके अंतस्थ आ जाएंगे,
और अंतस्थ के बाद आपके ऊष्म आएंगे। ये क्रम आपका रहेगा वर्णमाला में। ठीक है, अब इस क्रम के आधार पर मैं आपको वर्णमाला के इन वर्णों को लिखकर दिखाती हूं कि किस तरह से आपको छांटना है। यथा आप देखेंगे, यथा वर्णमाला के क्रम में जब आप वर्णों को खोजेंगे तो आपको सबसे पहले लिखना है क्या, अनुस्वार, यानी कि अ के ऊपर अनुस्वार है ये आएगा। अब उसके बाद क्या आएगा आपका, जिसके ऊपर चंद्र बिंदु यानी कि अनुनासिक है वो आएगा। अगर आपकी वर्णमाला में विसर्ग भी है तो आप विसर्ग का प्रयोग कर लेंगे, यानी कि शब्द में अगर विसर्ग लगा हुआ है तो आप क्या करेंगे, मैम क्रम में देखें लिस्ट में है, क्यों है दो बार, कौन से क्रम में, ये है क से ह तक व्यंजन, क से ह, अच्छा सॉरी श श स ह, मतलब कि व्यंजन आपके हो गए ना कुल मिलाकर। मैंने क्या कहा है, सभी व्यंजन आ गए क से ह तक, है ना। तो या तो इसमें सारे व्यंजन क से म तक के स्पर्श लिख लेते हैं, चलो, है ना, क से म तक आपके स्पर्श लिख लेते हैं। व्यंजन स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बाद अंतस्थ और उसके बाद ऊष्म, कहने का मतलब ये है। ठीक है, अंग, अंग के बाद अह हो गया। अब अह के बाद आपको क्या लिखना है, अब आपको निरनुनासिक वर्ण अपना लिख लेना है, यानी कि ए। तो इस क्रम से आप वर्णमाला के शब्दों को लिखेंगे। अब इसी क्रम में आप दूसरा लिखेंगे। जब ए तक का पूरा हो गया, अब उसके बाद एक और वर्ण आ जाता है आ, लेकिन आ केवल ये नहीं, आप इस वाले आ को सबसे पहले लिखेंगे, अनुनासिक अनुस्वार वाले को। अनुस्वार वाले के बाद आपका अनुनासिक यानी कि चंद्र बिंदु। उसके बाद देखो विसर्ग का तो प्रयोग होगा नहीं, हम सीधा आ लिख देते हैं, है ना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो आ आपका लिख दिया जाएगा। इसी क्रम में जब आपका ई आता है तो ई पर आपका अनुस्वार है, उसके बाद आपका ई पर अब चंद्र बिंदु है, और उसके बाद आपका निरनुनासिक यानी कि जो स्वर अनुस्वार रहित है वो निरनुनासिक हो जाता है। इसी तरह से जब आप जाएंगे फिर ऊपर तो ऊ सब ई के बाद आपका दीर्घ ई आता है, तो दीर्घ ई देखो जिस पर मात्राएं होती है ना तो उस पर फिर चंद्र बिंदु नहीं लगता, उस पर चंद्र बिंदु और अनुस्वार सेम रहता है। तो अब इसको केवल अनुनासिक कहेंगे या चाहे अनुस्वार कह लो, एक ही बात है, ई और ई, है ना। जिसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है तो मतलब जैसे ए है तो ए के साथ में अब आप अलग से चंद्र बिंदु नहीं लगाओगे, ई है तो इसके साथ में अलग से चंद्र बिंदु नहीं लगाओगे, तो उसमें केवल आप एक बिंदु यानी कि अनुस्वार लगाते हैं, ये आप ध्यान रखना। तो यहां पर जिसके ऊपर कोई भी मात्रा नहीं है बस उसी के ऊपर चंद्र बिंदु लगाई जाती है। ठीक है, अब ई के बाद आपका क्या आता है ऊ, तो ऊ के ऊपर आपने क्या लगाना है, सबसे पहले अनुस्वार, अनुस्वार के बाद फिर आपका अनुनासिक आता है, और उसके बाद आपका मूल निरनुनासिक हो जाएगा, स्वर आ जाएगा। उसी तरह से आपका दीर्घ ऊ, उसके ऊपर फिर आप लिखेंगे अनुनासिक, अनुनासिक के बाद आपका निरनुनासिक हो जाएगा। इसी तरह से आपका री, और याद रखना री वर्ण पर अनुस्वार हम लगाते ही नहीं है। ठीक है, री पर अनुस्वार नहीं होता है, ये आप याद रखिएगा। अब री के बाद आपका क्या आ जाता है ए, है ना, उसके बाद आपका चंद्र बिंदु, और उसके बाद आपका मूल स्वर ए हो गया। देन इसी तरह से आप लिखेंगे आई। अब आई के ऊपर आपको चंद्र बिंदु नहीं लगाना, चंद्र बिंदु और वो सब चीज एक सेम ऐसे ही है, तो यहां पर केवल ये दो रूप बन जाएगा। इसी तरह से ओ है तो ओ के ऊपर अब हमें चंद्र बिंदु लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल एक बिंदी लगाएंगे तो वो चंद्र बिंदु का ही काम करता है। उसी तरह से आपका अब ये मूल स्वर हो गया। अब आपका औ, तो औ के ऊपर भी आपने एक बिंदी लगा दी और यहां पर आपका औ बन जाता है। तो इस तरह से जब आप वर्णमाला में क्रमों को ढूंढोगे तो यहां पर ये क्रम से वर्ण मिलेंगे। नहीं समझ में आ रहा है, उमा कह रही है। अच्छा, तो उमा जी आप देखेंगे अभी मैंने आपको एक उदाहरण बताया था, ए अंग अह। अब मैं आपको एक उदाहरण दे रही हूं, चलो, जैसे मैंने कहा अंचल, अचल, अंग और आम, ये शब्द हैं।
अब आप मुझे बताओ इनमें कौन सा सबसे पहला वर्ण आएगा वर्णमाला के आधार पर। मैम स्टार्टिंग का याद रखने से सब याद हो जाएगा, बिल्कुल बहुत सिंपल है। एक आपको एक कहते ना एक वो डायग्राम सा याद कर लेना है बस। ए का याद कर लिया तो ई का, पहले एक अनुस्वार, उसके बाद अनुनासिक, देन अनुस्वार रहित। ठीक है, री के आगे ओ होगा, ओ नहीं लिखा मैंने, री ए ओ औ लिख तो गया, चलेगा। तो अंचल, अब आप देख रहे हैं मैंने क्या बताया, सबसे पहले आपका क्या आता है, जिसके आगे भी अनुस्वार है, जिसके ऊपर अनुस्वार है वो आ जाएगा। अनुस्वार के बाद आपका क्या आता है, अनुनासिक आता है दूसरे नंबर पर ये। अब आपका अचल या आम, उसके बाद अब अनुस्वार रहित आपका निरनुनासिक वर्ण है ये, और चौथे नंबर पर आम। ये क्रम होगा। अब आपने पहचान लिया कि नहीं पहचान लिया? तो सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, आपका अंग आएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, अनुस्वार है। उसके बाद आपका क्या आएगा, अनुनासिक आएगा, और उसके बाद आपका क्या आएगा, निरनुनासिक, एंड देन ए के बाद फिर आपका आ आता है। ये क्रम आपका होता चला जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीजें आपको समझनी है कि यानी कि आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि शब्दकोश में अगर आपको वर्ण ढूंढना है तो आप सबसे पहले किस वर्ण को ढूंढोगे इनमें से? तो हम शब्दकोश में सबसे पहले अंग को ढूंढेंगे, और इनमें सबसे लास्ट में आपका क्रम जो है वो आम तक पहुंचेगा। ठीक है, नीतू फिर से देखो, नीतू की जैसे और भी अन्य छात्र हैं जिनको समझ नहीं आया, फिर से देखो। वर्णमाला शब्दकोश का क्रम बहुत ही सिंपल बात है ना, बहुत ही सिंपल बात है कि सबसे पहले अनुस्वार आता है, उसके बाद आपका क्या आता है, अनुनासिक आता है, उसके बाद विसर्ग, निरनुनासिक, व्यंजन, अंतस्थ और ऊष्म, है ना, ये आ गए आपके। अब मैंने यथा, यथा का मतलब होता है जैसे, जैसे अब मैं इनका प्रयोग करके वर्ण में समझा रही हूं, वर्णों में प्रयोग कर रही हूं। अगर आपका मैंने बताया कि भाई सबसे पहले आपके क्या आते हैं, अनुस्वार आ गया, और उसके बाद ए आ ई उ ए ऐ ओ औ ये आ गए। लेकिन अगर इन स्वर वर्णों के, ये जो मात्राएं हैं स्वर वर्ण हैं, इनके ऊपर अनुस्वार, ये एक मात्रा ही तो है, ये अलग से वर्ण थोड़ी है अनुस्वार और अनुनासिक, हम इनको अलग से वर्ण नहीं मानेंगे, है ना, हम इनको वर्ण से, अच्छा वो इसका स्थान चेंज हो गया, ठीक है ठीक है, एक मिनट, ऊ, ठीक है अब सही है। हाँ, तो आपको क्या करना है, अगर अ के ऊपर अनुस्वार है तो सबसे पहले आप अनुस्वार वाले ए को रखेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, अनुनासिक वाले ए को रखेंगे। इसी तरह से आपका, चलो एक और मैं उदाहरण देती हूं, आपको अब क्लियर होगा। मैं लिखूं जैसे अजगर, एक शब्द मैंने लिखा अजगर, ठीक है, एक मैंने लिखा इंजन, एक शब्द मैंने लिखा, नहीं अजगर नहीं, ईख, और एक शब्द मैं लिख देती हूं इलाका, और एक मैं लिख देती हूं इत्यादि। ठीक है, अब आप पहचाने कि जब आप शब्दकोश में इन वर्णों को ढूंढोगे तो सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा। सबसे पहले अगर आप देख रहे हैं ई, जिस पर अनुस्वार है, पहले तो यही आ जाएगा। अब ई के बाद आपका ईख ये आएगा कि ये वाला आएगा, तो उसके बाद सिंपल सी बात है ये वाला आएगा। दूसरे नंबर पर इलाका, लेकिन इलाका से भी के बाद यहां पर क्या है, आपका त वर्ण है। मैम अंगूर लिखा है और औरत लिखी, तो इसमें अंगूर पहले बताओ मैम, अभी बताती हूँ, रुक जाओ। तो यहां पर आपका क्या हो गया, इलाका हो गया, लेकिन इलाका से भी पूर्व में आपका क्या है, यहां पर इत्यादि है, तो इत्यादि आपका य र ल है ना। तो यहां पर आप किस पर जाओगे, ल से पहले क्या आता है, त वर्ण आता है आपका कि नहीं आता है, आता है। तो यहां पर दूसरे नंबर पर ये आएगा, ई के बाद क्या है, ल है, य र ल व, लेकिन त आपका किस में आता है, त थ द ध न में आता है। तो आपका दूसरे नंबर पर ये, और
तीसरे नंबर पर ये, देन चौथे नंबर पर ईख आपका आएगा। ये क्रम आपका होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर आपका क्या आएगा? इंजन। इंजन के बाद अब आप ई वर्ण को देखेंगे, ये भी ई है, ये भी ई है। अब इसमें फिर आपको बाद वाला वर्ण देखना है, ल पहले आता है वर्णमाला में कि त पहले आता है। तो वर्णमाला में पहले ल नहीं आता, क्या आता है? त आता है। ठीक है, तो आपको इत्यादि लिख देना है। उसके बाद आपका ल आता है, और उसके बाद फिर आपका ह्रस्व ई के बाद फिर आपका दीर्घ ई आता है। ये क्रम होगा। अब एक ने कहा मैम औरत और क्या पूछा था, मैं भूल गई। औरत और एक और शब्द पूछा था, क्या पूछा था तुमने? चलो आंचल, है ना। औरत और आंचल में पहले कौन सा आएगा? तो सीधी सी बात है, इस पर आपका अनुनासिक लगा, ये पहले है और ये दूसरे नंबर पर है। औरत, औ आपका बाद में ही आता है। ठीक है, इस तरह से आप चलेंगे। चलेगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां पर ये क्रम आपका रहने वाला है। अब केवल ये व्यंजन स्वरों का क्रम नहीं है, ये व्यंजनों पर भी लागू होगा। अच्छा, औरत और अंगूर कहा था, तो चलो चाहे औरत और अंगूर को देख लेते हैं। औरत है और अंगूर है, कोई दिक्कत नहीं है। अंगूर तो क्या दिक्कत है? अनुस्वार है, जिसके ऊपर अनुस्वार है वो सबसे पहले आ जाएगा, औरत दूसरे नंबर पर आएगा। तो जिसके ऊपर भी अनुस्वार होगा वो आपका सबसे पहले नंबर पर होगा। अब इसी में मैं आपको और पॉइंट्स या बिंदु लिखवाना चाहूंगी कि इसी क्रम में व्यंजन वर्णों में इसी क्रम में व्यंजन वर्णों में या इसी क्रम से व्यंजन वर्णों में इन स्वरों की वर्तनी लगाने से, इन स्वरों की वर्तनी लगाने से या लगाते हुए शब्दों को क्रमानुसार रखा जाता है। शब्दों को क्रमानुसार रखा जाता है। अब ये क्या मामला है, इसको भी देखो। देखो भाई, जैसे आप उदाहरण के रूप में देखें, साथ में एक और पॉइंट लिख लो कि स्वर और व्यंजनों में भी अनुस्वार वाले वर्ण आपके सबसे पहले आएंगे, अनुसार और अनुनासिक वाले। ठीक है मैम, वर्णमाला साधारण तौर पर लिखते हैं तो अनुस्वार वाले वर्ण बाद में आते हैं। बिल्कुल मुकेश जी, यही मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, यही मैंने आपको कल बताया था कि अनुस्वार में जब आपके वर्णमाला को साधारण तौर पर लिखते हैं तो वो बाद में आते हैं, लेकिन जब हम उसमें शब्दकोश में क्रम देखेंगे तो सबसे पहले आएंगे आपके अनुस्वार वाले वर्ण। ठीक है, चलेगा। तो अब यहां पर इसी में एक और पॉइंट हम लिखेंगे कि स्वर तथा व्यंजन वर्णों में भी, स्वर तथा व्यंजन वर्णों में भी जो आपके अनुस्वार और अनुनासिक वाले वर्ण हैं, अनुस्वार व अनुनासिक, ठीक है, अनुस्वार व अनुनासिक का प्रयोग पहले होता है, प्रयोग पहले होता है। जैसे आप देखें, मैंने क्या कहा, सबसे पहली लाइन आप ध्यान से देख रहे होंगे कि व्यंजन वर्णों में भी इन स्वरों की वर्तनी लगाते हुए, व्यंजन वर्ण यथा आप देखेंगे उदाहरण के रूप में, ये व्यंजन वर्ण है क। ठीक है, अब इसमें इन स्वरों की वर्तनी लगाते चलो तो केवल क पहले नहीं आएगा, क के ऊपर अगर आपका अनुस्वार है तो सबसे पहले क्या आएगा आपका? क वर्ण आएगा, है ना। ये पहला क्या आएगा आपका? क वर्ण आएगा। क वर्ण के बाद आपका क्या आएगा? अब आप लगाओगे इस पर चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु लगाने के बाद अगर विसर्ग है तो विसर्ग, नहीं तो आप फिर स्वर रहित क का प्रयोग करोगे। ठीक है,
उसी क्रम में फिर आगे देखें, अगर क के आगे अब आप लिखोगे का, तो सबसे पहले आप लगाओगे अनुस्वार, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ चंद्र बिंदु लगाएंगे एंड देन आप निरनुनासिक वर्ण लिखेंगे। सेम आप की लिखेंगे तो की पर आपने लगाया अनुस्वार, उसके बाद आपने अनुस्वार रहित कर दिया। अब आप दीर्घ ई करें तो इस पर अनुस्वार और अनुस्वार रहित आपने कर दिया की। उसके बाद कु की बात करें तो आप कु के ऊपर आप लगाएंगे अनुस्वार एंड देन इसके ऊपर आपने लगाया चंद्र बिंदु और फिर उसके ऊपर आप कुछ नहीं करेंगे, कु और कु, ये अनुस्वार रहित हो गया आपका। उसके बाद आप कु के बाद दीर्घ कु की बात करें तो कु अनुस्वार एंड देन चंद्र बिंदु अनुनासिक जिसको कहेंगे और कु आपका स्वर रहित। इसी तरह से के आपका हो गया कु कु क्री, है ना, क्री, और क्री पर कोई अनुस्वार लगता नहीं है। क्री के बाद आपका के और आपका के, उसके बाद कई और कई, ये क्रम आता है एंड देन आप लिखेंगे को और कऊ, को और को, उसके बाद कऊ और कऊ, ये क्रम आपका रहेगा। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो जब भी आप वर्णमाला में क्रम के आधार पर हिंदी देखेंगे, मैम जी आप हिंदी की 12 खड़ी 12th खड़ी, हाँ बिल्कुल ऐसा कह सकते हैं, 12th खड़ी है ना, 12 खड़ी बता रहे हैं। तो ये आपकी क्या है, वर्णमाला में शब्दकोश क्रम के आधार पर आप वर्णमाला को शब्दकोश के क्रम के आधार पर आप देखेंगे अपनी वर्णमाला में। लेकिन याद रखना, इसी तरह से आप ख की बात करेंगे आगे, ख ख ख ख, खा खा खा, की खी खी खी। तो इस तरह से आप सभी व्यंजनों पर मात्राएं लगाकर उनके क्रम को निर्धारित कर देंगे। तो जब क्रम होता है, क्रम में सबसे पहले अनुस्वार आएगा, उसके बाद क्या आएगा, अनुनासिक आएगा एंड देन उसके बाद आपका स्वर रहित वर्ण आएगा। ठीक है, उसके मैम याद कैसे करें? देखो याद करनी ही नहीं है आसिफा, याद करना ही क्या है, आपको कितना याद करना है, आपको केवल कल वाला ये मामला समझ में आया कि कल मैंने आपको बताया था कि पहले आपका अनुस्वार है, चलो इसके साथ में आप अनुनासिक और ऐड कर लेना, ये आ जाएगा। ठीक है, साथ में आपका विसर्ग है ना, ये क्रम आपका स्वरों का था, ये क्रम आपका व्यंजन का था। तो क के बाद सदैव क्या आएगा, क्ष आएगा। ठीक है, ये याद रखना। ज के बाद सदैव ज्य आएगा, त के बाद त्र आएगा, है ना, ये चीजें आपको याद रखनी थी। और श के बाद आपका श्र आएगा। ये अगर समझ में आ गया है तो अब इसमें एक और चीज कि जरूरी नहीं है कि आपका केवल कै वर्ण हो, अब कै के ऊपर अनुस्वार भी हो सकता है ना। जैसे मैं एक शब्द आपके सामने दे रही हूं, मैंने लिखा आपका भी वो कंगन वाला बताया था, मैंने लिखा कलम, ठीक है, कलम, और उसके बाद मैंने लिखा किताब, उसके बाद मैंने लिखा कंगन। अब मैंने लिख दिया है आपका कंगन, उसके बाद मैं लिख दूं किंचित। अब बताओ भैया कौन सा शब्द आपका पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा? क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ही पूछ रही हूं मैं आपसे। ठीक है, कि कलम, किताब, कंगन, किंचित। अब आपको मैंने बता दिया भैया वर्णमाला में व्यंजनों में सबसे पहले कलम क आता है यानी कि स्वर, उसके बाद ई आता है, लेकिन उसमें ये भी बता दिया कि इन स्वर से पहले आप जिस पर अनुस्वार लगा है उसको पहचानेंगे। ठीक है, उसको पहचानेंगे। तो अब आप देखिएगा यहां पर क के दोनों के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। अब इन दोनों में भी सबसे पहले वाला कौन सा क आएगा, जिसमें ए स्वर है ना, जिसमें ए स्वर है पहले नंबर पर ये, और जिसमें ई है उसके बाद दूसरे नंबर पर ये। ठीक है, जब ये आ जाते हैं तो उसके बाद अब आपका क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर पर ये और चौथे नंबर पर ये हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर आपका आएगा कंगन, उसके बाद किंचित अनुस्वार वाला वर्ण, और उसके बाद आपका कलम, किताब, ये वर्ण आपके आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से क्रम है आपका। तो जहां भी आपको वर्ण मिल जाए तो उसमें सबसे पहले आप अनुस्वार वाले वर्ण को देखेंगे। ठीक है, कंगन पहले आएगा, फिर किंचित आएगा, उसके बाद आपका किताब, फिर कलम, ये सभी वर्ण चलते चलेंगे। ठीक है, इस तरह से आपको देखना है। तो जहां पर भी आपका अनुस्वार वर्ण है वो सबसे पहले नंबर पर रख देना, चाहे मात्रा कोई भी आपकी हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मतलब कुछ नियम मैं बताऊं कि एक ये तो आपको पता है ना कि आपका ड या ढ से कोई वर्ण आरंभ नहीं होता, जो आपके द्वित्व वर्ण होते हैं।
ठीक है, जो आपके द्वित्व वर्ण होते हैं, तो द्वित्व नहीं, वो द्विगुण व्यंजन आपके, कि ये चीज एक नोट करेंगे। जैसे आपका पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर में आपका क्या आता है, एक तो ये आता है अंग, ठीक है, पंचमाक्षर में आपका एक तो ये आता है अंग, उसके बाद आता है य, उसके बाद आता है ण, है ना, उसके बाद न और म। तो न और मैं को तो छोड़े, आप केवल इनको लिखेंगे। पंचमाक्षर में ये 3 वर्ण, साथ में आपका हो जाता है ये ड़ और आपका ढ। इन वर्णों से कोई भी आपका शब्द आरंभ नहीं होता है ना। तो अगर आपके सामने कोई शब्द पूछ लिया जाए कि वर्णमाला में कौन से क्रम पर आएगा, तो वो तो अशुद्धि है। तो इन वर्णों से कोई भी शब्द आपका आरंभ नहीं होता है, और साथ में आपका एक नया वर्ण जो विशिष्ट व्यंजन आरंभ हुआ है, इससे भी कोई वर्ण आपका आरंभ नहीं होता है। तो ग य ण, फिर ड ढ ण, तो इन वर्णों से कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है, ठीक है। इन वर्णों से कोई भी शब्द आरंभ नहीं होता है, ठीक है। इनसे कोई भी शब्द आपका आरंभ नहीं होगा। अब साथ में एक और बात करेंगे कि आपका माना कि कोई आधा वर्ण है, ठीक है, विशिष्ट वर्ण यूज कहाँ होता है, ये शब्द के बीच में या अंत में आ जाता है, ठीक है। तो बस इसको, ये हमारी भाषा में नहीं, ये मराठी वगैरह का शब्द है जिसको अब स्वीकार कर लिया, लेकिन हम हिंदी में बाकायदा इसका प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, बस स्वीकार कर लिया है, ठीक है। तो ग य ण और ढ ड़ और ळ, इनसे कोई भी शब्द आरंभ नहीं होगा, तो वर्णमाला में इनको ढूंढना बेकार ही है, ठीक है। अमन क्या पूछा है आपने, कलम 2 नंबर पर आएगा ना, नहीं, वो 1 नंबर पर ही आएगा, सॉरी, मतलब तीसरे नंबर पर ही आएगा। तो अब आप आगे देखेंगे ग य ण, उसके बाद ढ ड़ ळ, ये आपका हो जाएगा। अब आप देखिएगा इसी में दूसरा कि जब स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग हो रहा है, यानी कि आधा वर्ण है, जैसे मैंने कहा क्या, अब ये किस पर आएगा, तो ये जब सारे आपके स्वर खत्म हो जाएंगे तो ये सबसे अंत में जोड़ा जाता है, ठीक है, ये सबसे अंत में। मैम ढोलक या डमरू आ जाए तो, हाँ देखो ढोलक आ जाए तो ढोलक कैसा है भैया, ये इसके नीचे वो थोड़ी है, क्या नाम है, जो नुक्ता लगा हुआ है, ये उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है। ढोलक आ गया तो आप ढूंढो बिल्कुल, ठीक है, ढोलक आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ढोलक आप सही है, लेकिन जिसके नीचे नुक्ता है ये उत्क्षिप्त व्यंजन है, तो इनसे आरंभ नहीं होगा, कहने का मतलब ये है। तो अब आप देखें दूसरा वर्ण कि शब्दकोश में स्वर रहित व्यंजन व्यंजनों का प्रयोग स्वर रहित व्यंजनों का प्रयोग उस व्यंजन में प्रयुक्त होने वाले सभी स्वरों के बाद होता है, सभी स्वरों के बाद होता है। अब इसको आप एक उदाहरण से देखेंगे, जैसे मैं एक शब्द देती हूं आपको, यानी कि कुछ शब्द देती हूं, एक मैंने लिखा आपके समक्ष किसान, एक शब्द मैंने लिखा किसान, ठीक है, एक शब्द मैं लिख देती हूं कंगन, एक शब्द मैं लिख देती हूं कंकाल, एक शब्द मैं लिख देती हूं कीट, और एक शब्द मैंने लिख दिया क्लांति, और एक शब्द मैंने लिख दिया क्षण।
अब इनको आपको व्यवस्थित करना है ना। इन्होंने कहा कि शब्दकोश में स्वर रहित व्यंजन यानी कि जो आधा व्यंजन है वो इस व्यंजन में प्रयुक्त होने वाले सभी स्वरों के बाद आता है। ठीक है, क्या आता है? बाद आता है। तो अब आप देखेंगे जैसे हमने लिखा किसान, तो सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा? जिसके ऊपर अनुस्वार है यानी कि आपका कंकाल सबसे पहले नंबर पर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अब अनुस्वार के बाद जिसके ऊपर अनुनासिक है दूसरे नंबर पर वो आएगा जी, बिल्कुल आएगा। अब इनमें देखो अब क्या आएगा आपका, ये वाला की आएगा या ये वाला की आएगा? ये ह्रस्व ई है तो किसान आपका कितने नंबर पर आ गया? ये तीसरे नंबर पर आ गया। उसके बाद आपका कीट जो है ये आ जाता है, ये आपका तीसरे नंबर पर आ गया, चौथे नंबर पर आ गया, है ना, क्योंकि ये ह्रस्व है और उसके बाद ये दीर्घ ई है। अब देखिएगा इन दोनों में से आपका कौन सा आएगा? अब यहां पर क्या आएगा? आपका आधा वर्ण जो आधा अक्षर है, स्वर रहित व्यंजन है, वो आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो है संयुक्ताक्षर, आप जानते क के बाद क्ष आता है, तब आपका संयुक्ताक्षर आएगा। ठीक है, क के बाद क्या आता है? क्ष आता है। वर्णमाला में आप जानते हैं क के बाद हम क्ष को रखते हैं। तो अब लास्ट में आपका क्या आ जाएगा? क्ष आएगा। और क्ष के बाद मैं कोई और शब्द लिख दूं, जैसे मैंने लिखा खगोल, एक और शब्द लिख दिया, तो ये 7वें नंबर पर आएगा। ये मत सोचना कि क्ष के बाद ख है तो पहले ख को रख दो, क्योंकि क के बाद ख आता है, वो गलत हो जाएगा। क्योंकि क के बाद वर्णमाला में क्ष आता है, इसलिए आप पहले क्ष को रखोगे। ठीक है, पहले किसको रखोगे? क्ष को रखोगे। और उसके बाद आपका खगोल यानी कि 7वें नंबर का ये वर्ण आएगा। सबसे पहले तो आप पहले पहले वर्ण को देखो, और जब पहले पहले वर्ण समान है तो उसके बाद फिर दूसरे वर्ण की तरफ जाया जाता है कि दूसरा वर्ण आपका कैसा है, कौन से नंबर पर आ रहा है। फिर जब दूसरे समान है तो फिर तीसरे वर्ण को देखा जाता है। हालांकि पहले वर्ण को देखकर ही आप अनुमान लगा लेते हो बहुत आराम से। ठीक है, आप फिर से देखो एक बार शुरू से जो मैं आपको समझा रही थी, ये वाला क्रम, ये चीजें पहले तो बताओ ये समझ में आई कि पहले अनुस्वार जो भी होगा, अनुस्वार वाला वर्ण सबसे पहले आएगा। अनुस्वार वाले वर्ण के बाद फिर क्या आएगा? आपके स्वर रहित वर्ण आ जाएंगे। मात्राओं के आधार पर पहले ई आता है, फिर ऊ आता है, फिर ए ऐ ओ औ ये सब आते हैं। ठीक है, अब उसमें मैंने आपको बताया कि व्यंजन वर्ण जो है स्वरों की वर्तनी लगाते हुए शब्दों को क्रमानुसार रखा जाता है। ये वाली वर्तनी बता दी। वर्तनी के बाद फिर कह रहे हैं कि गयण म, इनसे तो कोई आरंभ ही नहीं होगा। म से तो आरंभ हो जाता है हालांकि वर्ण, लेकिन गयण इनसे कोई भी वर्ण आपका आरंभ नहीं होता है। तो शब्दकोश में स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग आप इस तरह से करेंगे। अब मैं आपको 2-4 शब्द और देती हूँ, आप पहचानेंगे बहुत अच्छे से, आपको आनंद आएगा करने में। जैसे मैंने एक शब्द दिया आपको धेनु, ठीक है, एक शब्द मैंने आपको दिया धेनु, एक शब्द मैंने दिया आपको धनुष, ठीक है, धेनु धनुष, एक शब्द मैंने दिया धारण, और एक शब्द मैंने दिया ध्यान, और एक मैंने दिया ध्रुव। तो पहचानिएगा सबसे पहले नंबर पर कौन सा है। अब आप देख रहे हैं इसमें अनुस्वार तो है ही नहीं, अनुस्वार तो है ही नहीं कोई से में भी, तो छोड़ो। तो सबसे पहले आप किस पर जाओगे? अ, जो स्वर है। ठीक है, तो आप जाएंगे सबसे पहले स्वर यानी कि धनुष वाले वर्ण पर चले जाएंगे हम सबसे पहले, कि धनुष आपका सबसे पहले आएगा। अब अ के बाद आपका क्या आता है? आ आता है या ए आता है? तो अ के बाद आपका आ आता है। ठीक है, तो अब आप दूसरे नंबर पर किस पर जाएंगे? धारण पर जाएंगे। अब आ के बाद क्या आता है? आपका ए आता है। क्या आता है? ए आता है। तो अब आप किस पर जाएंगे? ए पर, तीसरे नंबर पर ये आ गया। अब आता है आपका ध्यान और ध्रुव। इनमें कौन सा पहले पर आएगा, कौन सा दूसरे पर आएगा? तो याद रखना, तो ध्यान में आपका अब बचता है, अगर आप देखें ध के बाद आपका यह है, तो यहां पर आपका ध्यान चौथे नंबर पर आ जाएगा, क्योंकि जो भी आधा वर्ण बचता है अब वो लास्ट में आएगा। अब ध्रुव का अगर आप विच्छेद करोगे तो ध्रुव में आपका जो ध आधा है और र आपका पूरा है, तो और इधर आपका ध आधा है और आपका य पूरा है। तो अगर आप वर्णमाला में देखो य के बाद र आता है ना, यर लव, है ना, अंतस्थ वर्णों को देखोगे तो य के बाद र आता है। इसीलिए हमने क्या करा, ध्यान को तो चौथे नंबर पर कर दिया और ध्रुव को 5वें नंबर पर करेंगे। ठीक है, उमेश क्या पूछ रहे हैं आप? मुझे समझ में नहीं आया, आप मेरे को एक बार मैसेज कर देना, है ना, टेलीग्राम पर, तो मैं ध्यान रख लूंगी, है ना। यहाँ पर कमेंट बहुत ज्यादा जाती है, मैं देख नहीं पाती हूँ। सुमन मैम प्लीज बता दो सुपर टेट में ग्रामर का कितना नाम
नंबर की आती है, ठीक ठाक नंबर की आती है, ध्यान रखो, ठीक है। तो धेनु, धनुष, धारण, ध्यान। अब मैं आपको और उदाहरण दूं, जैसे मैंने एक शब्द दिया आपसे पृष्ठ, ठीक है, एक शब्द मैं आपको देती हूं पृष्ठ, एक शब्द मैं आपको देती हूं पंच, एक शब्द मैं आपको देती हूं पौधा, और एक शब्द मैं आपको देती हूं प्रिया। अब आपको इनको पहचानना है, सबसे पहले नंबर पर कौन सा आएगा। वैसे तो आप देखते ही पहचान गए होंगे भैया, सबसे पहले नंबर पर तो आपको पंच आना चाहिए, क्योंकि इस पर है अनुस्वार, जिस पर अनुस्वार है वो आपका पहले नंबर पर आएगा, ठीक है। आकांक्षा एक बार क्लास को फिर से देखिएगा आप, है ना, तो समझ में आएगी। जहां दिक्कत है मुझे बताओ कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा। तो आपका पंच जो है वो पहले नंबर पर आया। पंच के बाद अब आप देखेंगे वर्णमाला में आपका क्या आता है, री दूसरे नंबर पर, री स्वर है आपका, तो पृष्ठ में री दूसरे नंबर पर आ जाएगा। री के बाद ही औ आता है आपका कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। तो अब आपका औ तीसरे नंबर पर आ गया। अब प्रिया में आपका आप देखें तो प आपका आधा है और उसमें र है, ठीक है। तो जो आधा अक्षर होता है वो आपका लास्ट में आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये अब आपका किसने नंबर पर आ जाएगा, ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। 2 1 3 4 इस क्रम के अनुसार आप इन सभी वर्णों को पहचानेंगे, ठीक है। तो इसी क्रम में आपके जो वर्ण हैं ये बनते चले जाएंगे और वर्णमाला में आप इनको पहचान सकते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ और लेकर आई हूं शब्द, आप पहचानेंगे। देखो जैसे ये है अमर, अंग, आंख, आदर, इन अंगों को आपको पहचानना है, इनको व्यवस्थित करना है। तो आप देखेंगे सबसे पहले नंबर पर आपका क्या आएगा, तो हम कहेंगे आपका अंग पहले नंबर पर आ जाता है। अंग के बाद बात करें आंख, आपका दूसरे नंबर पर आएगा। आंख के बाद अब क्या आएगा आपका अमर, है ना, तो अमर आपका अब तीसरे नंबर पर आ गया और आदर अब आपका चौथे नंबर पर आ जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी। तो इस तरह से इन क्रमों को आपको व्यवस्थित करते चलना है मेरे साथ साथ, ठीक है। उसके बाद अब आगे चलते हैं। याद रखना आंख ही आएगा दूसरे नंबर पर, ध्यान रखना, क्योंकि जो भी अनुस्वार या अनुनासिक वाला वर्ण है उसको सबसे पहले रखेंगे, ये मत सोचना। उसके बाद चलते कलम, कंगन, कांटा, कोमल, ठीक है। अब यहां पर आपका कंगन ये पहले नंबर पर आ गया। कंगन के बाद अब आपका क्या आना चाहिए, कलम, है ना, क्योंकि क के बाद ए आता है, तो आपका कलम। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपका आ जाएगा, आ के बाद आपका ओ आता है, तो ये आपका चौथे नंबर पर आ जाएगा, ठीक है। अब पहचान कर लोगे आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी। आगे देखो इत्र, इंतजार, ईख और इनाम, अब ये शब्द हैं। तो सबसे पहले आपको क्या लाना है, अनुस्वार वाला वर्ण, है ना, ये आपका पहले नंबर पर आ गया। अब उसके बाद आपको इत्र या इनाम या ईख, इनमें से कौन सा वर्ण आएगा, तो अब आप बात करें त के बाद आपका त्र आता है और यहां पर ई के बाद क्या है, न है, और न आपका त्र के बाद आता है वर्णमाला में कि नहीं आता। तो यहां पर दूसरे नंबर पर आपका क्या आना चाहिए, इत्र आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और इत्र के बाद अब आप इनाम को ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप वर्णमाला में त के बाद त्र आता है, त्र के बाद आपका त, त्र, त, थ, उसके बाद द, ध और न आपका बाद में आ रहा है, पहले त्र आ रहा है, तो तीसरे नंबर पर ये और फिर चौथे नंबर पर आपका क्या आ जाता है, ये आ जाता है, ठीक है। ये चीजें याद रखनी है आपको। अब चलते हैं चौथे नंबर पर कि आपको ऊपर, उल्लू, उंगली, ऊंट, इनमें देखेंगे सबसे पहले कौन सा आएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ ह्रस्व उ है, यहाँ दीर्घ उ है, तो दीर्घ से पहले तो आपका ह्रस्व आना चाहिए। तो उंगली आपका पहले नंबर पर आ गया, ठीक है। अब उंगली के बाद आपका दूसरे नंबर पर क्या आ जाता है, उंगली के बाद दूसरे नंबर पर आपका आ जाता है उंगली, उल्लू, उल्लू के बाद ऊंट और फिर चौथे नंबर पर आपका आ जाता है ऊपर, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं उंगली और उल्लू, क्योंकि ये दोनों ह्रस्व हैं। उसके बाद अब दीर्घ वाला ऊंट और ऊपर ये आ जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट आपका ऋषि, ऋण, ऋचा और ऋतु। आपको मैंने बताया री पर कोई मात्रा नहीं होती है ना, री पर कोई मात्रा नहीं होती है, यानी कि अनुस्वार नहीं होता। अब आप देखिएगा इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा,
री के बाद श है तो श श अंतस्थ वर्ण है, री के बाद ण है ये ट वर्ग में आता है, तो क के बाद च वर्ग आता है, ट वर्ग नहीं आता है ना। क के बाद च वर्ग आता है तो री के बाद च आपका पहले नंबर पर आएगा कि नहीं आएगा? जी बिल्कुल आएगा। उसके बाद ऋतु शब्द है। अब ऋतु आप देखेंगे ये आपका क च ट त यानी कि ट वर्ग के बाद आ रहा है ऋतु, तो ऋतु से भी पहले आपका क्या आ जाता है? ऋण आ जाएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद आपका त वर्ग आता है तीसरे नंबर पर, और ऋषि आपका ऊष्म व्यंजन है, तो अब ये आपका चौथे नंबर पर आएगा कि नहीं आएगा? बताओ जल्दी, है ना। उसके बाद छठे पर चलते हैं, तो कवि, क्षमा, कागज और क्या, इसको देखेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए? कवि, है ना, इस पर कोई अनुस्वार है ही नहीं। क के बाद आपका क्या आता है? आ जाएगा, आ, तो दूसरे नंबर पर आपका कागज हो गया। कागज के बाद फिर आपका क्या, और लास्ट में आपका आ जाएगा क्षमा, है ना। लास्ट में क्या आ जाएगा? आपका क्षमा। मैम फोर्थ दोबारा समझा दो। अच्छा दोबारा समझाऊं, फोर्थ में क्या दिक्कत है? उंगली और ऊंट, उल्लू और ऊपर। देखो यहां पर पहले आपका क्या है? अनुस्वार है, उंगली, अनुस्वार को लगाएंगे। अनुस्वार के बाद, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये क्रम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, सही करो। पहले आपका दूसरे नंबर पर ऊंट आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पर आपका क्या आएगा? उल्लू, और देन आपका ऊपर ये आएगा, ठीक है। ये क्रम आपका सही है। पहले अनुस्वार, अनुस्वार के बाद फिर हम बिना स्वर वालों पर चलेंगे, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे पीछे हमने ये किया है आंख वाला, तो सबसे पहले हम अंग पर गए, उसके बाद आंख पर गए, देन अमर पर गए, उसके बाद आदर। सेम इसमें भी ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले आपका क्या आएगा? उंगली, सॉरी हाँ उंगली, उसके बाद ऊंट, देन उल्लू और ऊपर, ये क्रम आपका होगा, ठीक है। मैं के बाद च आता है, तो मतलब देखते हैं, रुक जाओ, ये वाला समझ में आ गया। फिर चलते हैं जगत ज्ञान जीवन जंघा। अब आप देखें जंघा अनुस्वार है सबसे पहले नंबर पर, तो इसको पहुंचा दो। अनुस्वार के बाद अनुस्वार रहित वर्ण आता है, यानी कि आपका दूसरे नंबर पर ये। अब ज के बाद आपका ई आता है तीसरे नंबर पर ये, और ज्या अब आपका चौथे नंबर पर हो जाएगा, ठीक है। अब देखें तारा, त्रिशूल, तिनका और तर्क। अब इनको आपको व्यवस्थित करना है कि तिनका, तारा, त्रिशूल और तर्क कौन सा सबसे पहले नंबर पर आना चाहिए। देखो इनमें अनुस्वार तो है ही नहीं, सीधी सी बात है। तो तर्क में आपका त, इसमें ए अनुस्वार है, तो पहले नंबर पर तो यही आपका आ जाएगा, है ना। पहले नंबर पर तो अ के बाद ई आता है, सॉरी अ के बाद आ आता है, आ के बाद ई आता है, और ई के बाद अब लास्ट में त्र जोड़ देंगे, चौथे नंबर पर आपका संयुक्ताक्षर आ जाएगा, है ना। बिल्कुल आरती जी बताओ, क्या से पहले क्षमा क्या है, क्यों नहीं आया? क्या से पहले, अच्छा क्षमा क्यों नहीं आया? अच्छा देखो एक मिनट मैं उस पर ले जाती हूँ आपको, क्या से पहले क्षमा क्यों नहीं आया। देखो मैंने आपको बताया है कि क्ष जो है क के बाद आता है, वर्णमाला में जब हम बात करें क के बाद क्ष आता है, ठीक है। तो ये क्या है? क्या में क आधा है, अब उसके बाद क्षमा वाला हम बाद में लाएंगे, सीधी सी बात है। क के बाद क्ष आता है, तो सबसे पहले तो आपको पूरे पूरे वर्ण लिखने जो आधे है ही नहीं। आप क्ष को भी देखोगे तो क्ष में आपका कै और श है आपका, ठीक है। क्ष किससे मिलकर बना? कै और श से। और क्या किससे मिलकर बना? ये कै और य से मिलकर बना। तो पहले अंतस्थ वर्ण आते हैं आपके यर लव, फिर श श सह आता है, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो क्या आपका पहले आएगा, उसके बाद क्षमा आपका आएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो क आपका कै और श से मिला है, तो ऊष्म वर्ण आपके अंतस्थ के बाद आते हैं। तो इसमें भी पहले आधा कै है, इसमें भी पहले आधा कै है, लेकिन आधे क के बाद क्या है? इसमें श है और इसमें य है। तो उसने निर्धारित कर दिया आपका कौन सा वर्ण पहले आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आगे चलते हैं। मैम 3 नंबर फिर से समझा दूं? अच्छा 3 नंबर समझना है। देखो 3 नंबर कह रहा है कि इत्र, इंतजार, ईख और इनाम। इनमें सबसे पहले नंबर पर आपने पहचान लिया भैया इंतजार आएगा, क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है? अनुस्वार। ये तो आपका हो गया। अब दूसरे नंबर पर आपको निर्धारित करना है, दूसरे नंबर पर अब जो भी स्वर रहित वर्ण है वो आपका आएगा, है ना। क्या आएगा? जो भी स्वर रहित वर्ण है। अब इसमें स्वर रहित वर्ण देखो, एक तो इत्र है ना,
और एक आपका इनाम है। ठीक है, एक आपका इनाम है। अब आप देखें ई के बाद क्या आ रहा है, त्र आ रहा है, और इधर ई के बाद क्या आ रहा है, न आ रहा है। और आप अब वर्णमाला में त्र का स्थान देखेंगे तो त के बाद क्या आता है, त्र आता है, और उसके बाद आपका न लास्ट में आता है कि नहीं आता है। तो बस सिंपल। तो अब हम क्या करेंगे, इत्र को दूसरे नंबर पर ले आएंगे और इनाम को आप तीसरे नंबर पर ले जाएंगे। ठीक है, त के बाद त्र और उसके बाद न आपका आता है। ये है मामला। आगे देखिएगा, श्रीमान, शहद, शासन और श्याम। अब इसमें कौन सा वर्ण पहले आ जाए? श्रीमान, शहद, शहद ये आपका स्वर वर्ण है ना, ए है। ए के बाद आपका आ आता है दूसरे नंबर पर, है ना। आ के बाद अब आपका क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा, श्रीमान। तो ये श्रीमान किससे मिलकर बना है, श और र से मिलकर आपका श्रीमान बना है, और यर, तो ये आपका बाद में आएगा। ये आपका श के बाद क्या है, र है, य है। तो ये आपका किस में आ जाएगा, तीसरे नंबर पर, और संयुक्त अक्षर फिर आप लास्ट में लिखोगे इसको। ठीक है, अब इसको आप लास्ट में लिखो, क्योंकि आप देखें श्रीमान श और र से मिलकर बना है, श्याम किससे मिलकर बना है, श और य से मिलकर बना है। तो श के बाद य आता है और इधर श के बाद आपका र आता है। तो यानी कि य के बाद र आ रहा है, तो ये वाला वर्ण आपका पहले आएगा और र वाला आपका दूसरे नंबर पर आएगा। ठीक है, ये है मामला। इसी तरह से अब आप देखें, ये तो सारे ही आपके क्या हैं, संयुक्ताक्षर हैं। मैम क्वेश्चन 7 नहीं आया, अभी समझाती हूँ 7 वाले को। क्षण, क्षेत्र, क्षीर, क्षुद्र। अब आप क्या देखेंगे, सबसे पहले अवर्ण ए के बाद आपका क्या आता है, ई, और ई के बाद दीर्घ ई आ जाता है, दीर्घ ई आ जाता है। ई के बाद फिर आपका उ आता है, और उ के बाद आपका ए वर्ण आता है। ये तो बहुत ही सिंपल थे, साधारण थे। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल और साधारण थे। अब 7 नंबर कैसे नहीं आया बताओ मुझे। देखो 7 नंबर में क्या है, मैम श्याम फर्स्ट नंबर पर क्यों नहीं आया? श्याम फर्स्ट नंबर पर क्यों आएगा जानवी? श्याम में श आधा वर्ण है और वो हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, वो हम आधा वर्ण सबसे लास्ट में लिखते हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। आप देखो, जगत, ज्ञान, जंघा, सबसे पहले अनुस्वार वर्ण आएगा। अनुस्वार के बाद आप देखेंगे स्वर वर्ण, यानी कि जिसमें ए है, ए के उसके बाद ए आता है, इसमें ए है। ए के बाद फिर आपका ई आ जाता है, दीर्घ ई, और उसके बाद अंत में आपका संयुक्त अक्षर आ जाएगा। और इसमें क्या है, ये तो बहुत ही आसान था, इसमें क्या परेशानी थी आपको? और आप कह रहे मैम चौथे नंबर वाला बता दो। चौथे नंबर वाला है ऊपर उल्लू उंगली उठी, बता तो दिया। देखो सबसे पहले आप जाओगे अनुनासिक या अनुस्वार वाले पर। किस पर जाओगे, अनुनासिक या अनुस्वार वाले वर्ण पर। तो यहाँ पर आपने देखा, पहले आप छोटे ऊपर जाओगे, उसके बाद दीर्घ ऊपर जाओगे, एंड उसके बाद फिर आप अनुस्वार रहित वाले वर्णों पर चले जाओगे। ये है मामला आपका। आगे देखें, और कौन सा नहीं आया समझ में? 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर। कवि, क्षमा, कागज, क्या, अभी बताया है। देखो सबसे पहले क्या आता है आपका, अनुस्वार। अनुस्वार नहीं है तो अब स्वर रहित वर्णों को ढूंढ लो। कै में ए है तो ए सबसे पहले आएगा। ए के बाद आपका आ आता है, का, और आ के बाद अब आपको क्या करना है, सारे स्वर जब आपने देख लिए तो अब हम जो आधा वर्ण है उसको बाद में रखते हैं। अब इसमें कै को इसको पहले रखें या क्ष को पहले रखें? तो सदा क से पहले क्ष को रखा जाए, सॉरी क्ष से पहले हम क को रखते हैं, ये याद रख लो बस इतना। ठीक है, कि क्ष से पहले हम क को रखेंगे, इतना याद कर लो और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलेगा। तो इस क्लास को एक बार दोबारा से आप देखना, समझ में आएंगी चीजें, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएंगी, व्यवस्थित करना है और इतने कठिन प्रश्न नहीं आएंगे। केवल और केवल बस आपको ये मुझे बताना था कि वर्णमाला में शब्दकोश का जो क्रम है वो किस प्रकार से रखा जाता है। सबसे पहले अनुस्वार आता है, उसके बाद अनुनासिक आता है, और अनुनासिक के बाद अगर विसर्ग है तो विसर्ग, नहीं तो स्वर रहित जो निरनुनासिक वर्ण है वो आपके आते हैं। ठीक है,
आराधना बहुत अच्छे समझ में आ गया, शुरू में नहीं आया था पर अब आ गया है, बहुत बढ़िया। देखो समझ में आएगा, कुछ कठिन नहीं है। आप क्लास को दोबारा देखोगे ना, दोबारा देखने से अपने आप समझ में आएंगे, आप खुद से कर दोगे इन वर्णों को। ये क्रम बता दिया, सबसे पहले ये आएंगे आपके, फिर ये क्रम होता चला जाएगा। इसी तरह से ये आपको बताए ही थे। और जब व्यंजन की बात होती है, अगर आधा व्यंजन वर्ण है तो वो फिर आप सबसे लास्ट में लगाइएगा, ठीक है। अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आधा है तो उसको आप क्या करोगे, सबसे लास्ट में। स्वर रहित वर्णों को स्वरों के बाद में हम लगाते हैं। तो जैसे ये जितने भी स्वर हैं, कै, की, के, कई, को, कऊ, तो ई तक, यहां तक आपके स्वर है। अब उसके बाद ये स्वर रहित व्यंजन है, अब स्वर रहित व्यंजन को बाद में लगाएंगे। तो क के बाद क्ष आपका आना है, ये याद रखना वर्णमाला में। देखो ये चीज बस आपको याद रखनी है कि आपका क के बाद क्या आता है, क्ष आता है, ठीक है। त के बाद क्या आता है, त्र आता है। और आपका ज के बाद क्या आता है, ज्या आता है, ठीक है। और आपका श के बाद क्या आता है, श्र आएगा सदैव। और आपका अगर द की बात करें, द के बाद हम जैसे विद्या में द्य आ जाता है ना, केवल ये 4 संयुक्ताक्षर नहीं है आपके। संयुक्ताक्षर वो हैं जो भी 2 वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे आपका क्या हो गया, ये भी तो संयुक्ताक्षर है। आपका द्य हो गया, ये भी तो संयुक्ताक्षर है। आपका स्व हो गया, ये भी तो संयुक्ताक्षर है ना। तो संयुक्ताक्षर वही है, तो वो पूरे स्वर वर्णों के बाद लास्ट में आते हैं, ठीक है। वो सभी लास्ट में आएंगे। तो द के बाद द्य आपका आता है, ये आपको याद रखना है। तो क्षत्र ज्यश्र, द के बाद द्य आता है। बाकी तो आप पहचान ही लेंगे। स्टार्टिंग में आपका अंग आएगा, फिर आपका चंद्र बिंदु आ जाएगा, एंड देन विसर्ग आ जाएंगे, और उसके बाद आपका इस तरह से वर्णमाला में क्रम चलता चला जाएगा, ठीक है। समय आपकी क्लास का हो चुका है। जो चीज समझ में ना आई हो तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में टैग करके पूछ लेना, या पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज कर लेना, या इंस्टाग्राम पर, जहां भी पूछ सकते हो। तो मिलते हैं कल के सेशन में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।